बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेकेंड ईयर का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमने डिस्कशन करना है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग के ऊपर हमने डिस्कशन करना है। इससे पहले हमने जो है वो ब्रोंक्यूल और इंटरकॉन के ऊपर बात की, फिर उसके बाद हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग समझ लिया। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो इसमें हम ये समझेंगे कि हम जो ब्रीथिंग करते हैं, जो सांस हम लेते हैं, वो सांस लेने का जो प्रोसेस है वो किस तरह है, ज़रा इस पर हम बात करते हैं। देखिए, जो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग है डियर स्टूडेंट्स, दो मैकेनिज़्म हमारे पास है। एक मैकेनिज़्म को हम इनहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन के लिए हम दूसरा वर्ड्स भी यूज़ करते हैं जिसको हम इंस्पायरेशन कहते हैं। अब जो हमारे पास इनहेलेशन है या इंस्पायरेशन है, इसका मतलब है, ठीक है, इसका जो मतलब है मैं यहाँ पे जरा लिखता हूँ, मीन्स the air is move inside। इसमें जो एयर है वो हमारे पास इनसाइड की तरफ मूव करते हैं, इनसाइड दी बॉडी के अंदर जो है वो हमारे पास जो एयर है वो मूव करता है। और ह्यूमन में ये हमारे पास ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। इन ह्यूमंस इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। क्यों एक्टिव ट्रांसपोर्ट है? ड्यू टू मसल्स कॉन्स्ट्रक्शंस, ठीक है। ये हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ड्यू टू मसल्स कॉन्स्ट्रक्शंस, ठीक है। इसमें जो मसल्स है वो प्यारे स्टूडेंट्स कॉन्स्ट्रक्ट होते हैं, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शंस। इसमें मसल्स हमारे पास सिकुड़ते हैं, ठीक है। और इसमें एटीपी का इस्तेमाल होता है एंड यूज्ड ऑफ एटीपी, ठीक है, यूज्ड ऑफ एटीपी। तो ये हमारे पास इनहेलेशन वाला प्रोसेस हो गया जहाँ पर एटीपी जो है वो रिक्वायर्ड है। और इनहेलेशन जो है इसमें मसल्स के बीच में जो कॉन्स्ट्रक्शंस है, जो खिंचाव है, वो हमारे पास आती है। अब इसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यूजेस ऑफ एटीपी दूसरा जो अमल है उस अमल को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एक्सहेलेशंस। एक्सहेलेशन के लिए दूसरा वर्ड्स हम एक्सपायरेशन भी कहते हैं। जो हमारे पास एक्सपायरेशन है इसका मतलब ये है मीन्स फाउल एयर इज मूव आउट फ्रॉम बॉडी। इसमें जो फाउल एयर है वो बॉडी से बाहर रिलीज्ड होते हैं। फाउल एयर जो है ये उस एयर को कहते हैं जिस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो, यानी रिच्ड कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसको जो है हम फाउल एयर कहते हैं। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि हमारे पास जो एक्सहेलेशन है ये हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ए पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट से मुराद ये है इसमें हमारे पास मसल्स जो है वो रिलैक्स होते हैं, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट वेयर नो एटीपी इज रिक्वायर्ड। कोई भी एटीपी इन्हें यहाँ ज़रूरत नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ मसल्स बिकम्स रिलैक्स। यहाँ पर जो मसल्स है वो प्यारे स्टूडेंट्स हमारे पास कॉन्स्ट्रक्शन के बजाय रिलैक्स्ड हो जाते हैं। इसी के साथ साथ अब हम अगला जो हमारा सवाल है वो ये है कि कौन सा मसल्स जो है वो
इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सवाल ये बनता है, मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लिखता हूँ, विच मसल्स इज रिक्वायर्ड फॉर इनहेलेशंस। ठीक है, इनहेलेशन की जो अमल है इसमें कौन सी मसल जो है वो प्यारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है, ज़रा इसको भी हम समझते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इनहेलेशन है, ठीक है, हमारे पास जो इनहेलेशन है इसमें दो मेन इंस्पायरेटरी मसल्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं टू मेन inspiratory muscles are involved। इसमें दो मेन इंस्पायरेटरी मसल्स जो है डियर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं। वो जो दो मेन इंस्पायरेटरी मसल्स है इनमें से डियर स्टूडेंट्स मैं ज़रा यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, वो एक मसल जो इसमें है वो हमारे पास डायफ्राम है। ठीक है, डायफ्राम है। दूसरा जो हमारे पास इसमें इन्वॉल्व है दैट वाज कॉल्ड एज एक्सटर्नल। ठीक है, हमारे पास जो है जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। ठीक है, ये दो मसल्स बेसिकली हमारे पास इस्तेमाल होते हैं अब या इन्वॉल्व होते हैं। जो हमारे पास डायफ्राम है ये डूम शेप जो है वो रखता है जब हमारे पास एक्सहेलेशन का अमल, इनहेलेशन का अमल या एक्सहेलेशन का जो अमल हमारे पास होता है। ज़रा हम स्ट्रक्चर से इसको समझते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है जो हमारे पास ये पूरा प्रोसेस है इसमें हमारे पास ये दो मेन जो है वो मसल्स जो है वो इन्वॉल्व है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में। जो डायफ्राम है ये इस तरह है, सेंटर में हमारे पास यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये बैकबोन है। ठीक है, इधर से हमारे पास ये क्या है, ये हमारी जो है वो बैकबोन है। ठीक है, बैकबोन वाला हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एज ए बैकबोन। ये हमारी बैकबोन है। बैकबोन के बाद जो है, इस बैकबोन के बाद जो है डियर स्टूडेंट्स इसके इर्द गिर्द यहाँ पर ऐसे हमारे पास ऐसे रिब्स वाला पोर्शन हमारे पास है। ठीक है, हमारे पास ये रिब्स वाली जो पोर्शन है वो डियर स्टूडेंट्स है। ठीक है, इस तरफ भी हमारे पास यहाँ पर ऐसे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दूसरा पोर्शन है। अब यहाँ पर जो है इधर से हमारे पास ऐसे जो रिब्स है वो इधर से हमारे पास अटैच है। ये एक रिब, दूसरा रिब्स। वी नो दैट वेरी वेल के 12 हमारे पास रिब्स है वो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या है, अटैच है। इस तरफ भी हमारे पास ये रिब्स जो है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है, अटैच है। ऐसे यू हमारे पास ये रिब्स अटैच है। अब इस रिब्स के बीच में यहाँ पर मैं इसको रेड कलर से कलरफुल करता हूँ, या इनके बीच में यहाँ पर मसल्स जो है वो मौजूद है। यहाँ पर प्यारे स्टूडेंट्स जो मसल्स है वो बिल्कुल इसके बीच में हमारे पास ऐसे मसल्स जो है वो इसके अंदर मौजूद है। जो मसल्स यहाँ पर मौजूद है, अब मान लेते हैं ये मसल्स यहाँ पर भी मैं इसको भी मैं ऐसे कलर करता हूँ। ठीक है, इनके बीच में तमाम जितने रिब्स है, इस रिब के बीच में यहाँ पर एक गोश्त जो है वो हमारे पास मौजूद है। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। ठीक है, ये मसल्स मौजूद है। एक यहाँ पर जो है इधर इस पोर्शन में प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इस रिब्स में ख़ास करके मैं थोड़ा सा मैं इसको और नीचे करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इस पोर्शन में यहाँ पर
इधर रेडियल मसल्स जो है वो हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर ख़ास करके इस पोर्शन में इधर हमारे पास जो है वो रेडियल मसल जो है जिसको हम पैरानिक मसल्स भी कहते हैं, वो सीधा इस वर्टिब्रल के साथ हमारे पास अटैच है। ठीक है, इस मसल्स को हम पैरानिक दैट इज कॉल्ड एज ए पैरानिक जो है वो मसल्स कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए पैरानिक मसल्स, और इसका दूसरा नाम भी है, इसको रेडियल मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए रेडियल मसल्स भी कहते हैं। और जो रेडियल मसल्स है इसमें हम लिखते हैं एक ऐसा मसल्स जो डायफ्राम और रिब्स के साथ जो है वो अटैच हो। तो आप क्या लिखोगे इसमें, पैरानिक में मैं यहाँ पर ज़रा इसकी एडिंग देता हूँ। पैरानिक मसल्स हो गया जिसको हम रेडियल मसल्स कहते हैं, इसमें हम लिखते हैं द मसल्स which attach to ribs and vertebral column। ठीक है, रिब्स या डायफ्राम, रिब्स एंड डायफ्राम जो है, ठीक है, एक ऐसा मसल जो डायफ्राम और रिब्स मसल्स के दरमियान में अटैच हो, इसको हम जो है वो पैरानिक मसल्स कहते हैं या रेडियल मसल्स कहते हैं। अब एक हमारे पास ये वाली हिस्सा है, ये बैकबोन वाला हिस्सा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए बैकबोन। ठीक है, बैकबोन वाला हिस्सा है यानी बैकबोन ऑफ, ये डॉर्सल साइड है। ठीक है, बैकबोन का जो डॉर्सल साइड है। अब यहाँ पर जब हम इनहेलेशन करते हैं तो इनहेलेशन के दौरान होता क्या है, यानी आपने सांस लिया, जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, हमने सांस लिया तो ये जो रेडियल मसल, ये जो हमारे पास रिब्स हैं वो ऐसे पीछे की तरफ ऐसे कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पुश हो जाते हैं मसल्स में, इंटरकॉस्टल मसल्स के बीच में, डायफ्राम के बीच में, यहाँ पर हमारे पास खिंचाव आते हैं। अब अगर यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, यानी इधर मैंने ये चीज़ अटैच नहीं किया है, यहाँ से ऐसे डायफ्राम जो है वो हमारे पास क्या है वो मौजूद है इस तरफ। ठीक है, ये हमारे पास डायफ्राम जो है वो, इस डायफ्राम के साथ जो है वो फिर ये रेडियल मसल्स डियर स्टूडेंट जो है वो हमारे पास क्या है अटैच है। दिस इज कॉल्ड एज ए डायफ्राम। ठीक है, इसको हम जो है वो डायफ्राम कहते हैं। अब हमारे पास जो डायफ्राम है, अगर इस डायफ्राम की इस तरह शेप थी, ऐसे ये वाला शेप इसने खास करके इख्तियार किया था, खास करके अगर ये वाला शेप था डायफ्राम का, तो इस शेप को हम डूम शेप कहते हैं। ये डूम शेप डायफ्राम उस वक्त इख्तियार करता है जब एक्सहेलेशन चल रहा हो। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जो है डायफ्राम जो है वो डूम शेप इख्तियार करता है। अगर इस तरह फ्लैट शेप हो, ठीक है, यानी इसके बजाय इस तरह सीधा हो, फ्लैट शेप हो, तो इस फ्लैट शेप में प्यारे स्टूडेंट्स ये बात याद रखें, फ्लैट शेप में फिर हमारे पास इनहेलेशन जो है, इनहेलेशन का जो प्रोसेस है वो फिर हमारे पास हो रहा है। ये इस तरह है, अगर इस तरह का शेप था तो ये डूम शेप है। ये उस टाइम अख्तियार करती है जब एक्सहेलेशन हो, जब इनहेलेशन हो तब ये ऐसे फ्लैट हो जाती है। ठीक है, डूम शेप फ्लैट शेप, डूम शेप फ्लैट शेप, सांस लिया तो फ्लैट शेप, खारिज कर दिया डूम शेप, फ्लैट शेप डूम शेप। ठीक है, ये हमारे पास ये प्रोसेस जो है वो होता है। अब यहाँ पर जो है जो इंटरकॉस्टल मसल्स है, याद रहे टोटल हमारे पास 12 रिब्स हैं, यानी वेयर्स के शेप में, जोड़े के शेप में। इस जोड़े के शेप में यानी 11 पेयर्स में, ठीक है, 11 रिब्स पेयर में, रिब्स फेयर हैविंग, याद रहे ये बात, हैविंग इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, 11 फेयर ऐसे हैं जो कि इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो प्यारे स्टूडेंट्स हमारे पास रखता है। अब इसके बाद जो है, अब ज़रा मेरी बात गौर सुने, हमने सांस लिया, सांस लेने के बाद यहाँ पर ये जो रिब्स है, रिब्स इस तरफ भी मूव करते हैं,
इस तरफ भी हमारे पास मूवमेंट्स होती है, ठीक है। जब इस तरह मूव करती है, जो फ्लेट, ये जो हमारे पास डूम शेप है डायफ्राम का, ये सीधा ऐसे फ्लेट शेप हमारे पास इख्तियार करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इनहेलेशन करते हो, गौर से मेरी बात सुने प्यारे स्टूडेंट्स, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो इनहेलेशन के दौरान होता क्या है, जो हमारे रिब्स है, रिब्स कॉन्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, ठीक है। रिब्स कॉन्स्ट्रक्शंस, रिब्स में हमारे पास खिंचाव आ जाती है। जब रिब्स में खिंचाव आ जाती है तो पहली काम क्या होगा, यहाँ पर एटीपी का इस्तेमाल होगा। एटीपी इसके लिए रिक्वायर्ड है। एटीपी को ये क्या करेगा, यूज़ करेगा। जब हमारे पास एटीपी को यूज़ करेगा, यहाँ पर जो है, जो थोरेसिक कैविटी है, इसकी वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाती है, वो हमारे पास बढ़ जाती है, ठीक है। जब हमारे पास रिब्स कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो रेडियल मसल्स भी आपके पास क्या हो जाती हैं, रेडियल मसल्स भी जो है वो कॉन्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, उसमें भी हमारे पास जो है वो कॉन्स्ट्रक्शन जो है वो आ जाती है। अब जब ये हमारे पास कॉन्स्ट्रक्ट हो जाते हैं तो रेडियल मसल्स की जो है वो कॉन्स्ट्रक्शंस के बाद जो है, इधर ये जो हमारे पास ये एक दूसरे से ऐसे दूर हो जाते हैं। जब ये दो रिब्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, इधर ये जो डूम शेप है, ये हमारे पास जो डायफ्राम है, गौर से मेरी बात सुने डियर स्टूडेंट्स, जो डायफ्राम है ये फिर हमारे पास फ्लैट शेप जो है वो इख्तियार करता है, ठीक है। फ्लैट शेप जो है वो इख्तियार करता है। अगर एक्सहेलेशन का अमल चल रहा है, ठीक है, अगर इनहेलेशन के बजाय एक्सहेलेशन का अमल चल रहा है, ठीक है। एक्सहेलेशन में क्या होती है, एक्सहेलेशन में होता ये है कि जो रिब्स है, ठीक है, जो हमारे पास रिब्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं। जब हमारे पास रिब्स रिलैक्स हो जाते हैं, पहली बात तो ये कि इसको फिर एटीपी की ज़रूरत नहीं होती है, नो एटीपी रिक्वायर्ड्स, कोई भी एटीपी इन्हें रिक्वायर्ड नहीं होता, नंबर 1। उसके बाद इसी के साथ साथ जो है अंदर जो थोरेसिक कैविटी के अंदर जो वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो हम लिखते हैं थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम बिकम डिक्रीज्ड। ये हमारे पास क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। जब डिक्रीज हो जाते हैं तो इसकी डिक्रीज से हमारे पास जो रेडियल मसल है, रेडियल मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं वापस, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या हो जाते हैं, रेडियल मसल्स, ये भी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रिलैक्स्ड हो जाते हैं। जब ये रिलैक्स्ड हो जाते हैं, जो डायफ्राम है वो फ्लैट के बजाय वापस जो है वो डूम शेप जो है वो इख्तियार करती है। तो जब भी हमारे पास इनहेलेशन होती है तब डायफ्राम का जो शेप है वो डूम हो जाती है। जब एक्सहेलेशन होती है उस दौरान डायफ्राम का जो शेप है जो वो हमारे पास, अगर एक्सहेलेशन है तो डूम शेप इख्तियार करेगा, अगर इनहेलेशन है तब ये फ्लैट का शेप इख्तियार करेगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबसे रिक्वेस्ट है आप सारी लेक्चर्स को सब्र के साथ रिस्पायरेशन चैप्टर की या ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की सारी सीक्वेंस वाइज जो है वो फॉलो करें, पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट।